Hello everyone, welcome to the education world. Welcome to your class of business studies. So this is Kajal Mahajan teaching you the subject of business studies, and our today's topic is what is the nature of management and the importance of management, which is a very important topic from the viewpoint of the examination. So in the last lecture we have studied about what the management is. So coming to the nature of management, management जो है वो तीन तरह से समझी जाती है, as a science, as an art and as a profession. तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे that is management as a science. तो पहले हम ये समझते हैं कि साइंस क्या होती है. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अ साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज. जैसे आपको पता है, आपने टिल द 10th पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो उस चीज में हमारे पास प्रॉपर लॉज रहते हैं, प्रॉपर रूल्स रहते हैं, हमारे पास थ्योरीज रहती हैं जो जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन रहता है. तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक बॉडी जो होती है नॉलेज की, जिसकी कुछ यूनिवर्सैलिटी है. यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है जो हर जगह सेम सेंस में सेम थ्योरीज के साथ अप्लाई की जाती हैं, दैट इज नोन एज साइंस. तो आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि क्या मैनेजमेंट भी एज अ साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, उसी तरह से इमर्ज हो पाई है कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, जो एक रूल होता है, दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट एक साइंस की तरह जो है वो हमारे सामने अपेयर होता है. उसका रीजन ये है कि साइंस में भी थ्योरीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने की मेथड्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के, और मैनेजमेंट में भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने की, स्टाफ सिलेक्शन करने की, हमने किस तरह से इंटरव्यू लेने हैं, टेस्ट करने हैं, प्रोसेसेस होती हैं, लॉज हमारे पास रहते हैं, प्रिंसिपल्स हमारे पास रहते हैं. तो जिस तरह से साइंस में एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है, और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स और ऑथर्स के द्वारा जो है, फिलोसफर्स के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है. द नेक्स्ट रूल ऑफ द साइंस इज कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन. तो नेक्स्ट फीचर जो रहता है वो साइंस का वो ये होता है कि कॉन्टिन्यूसली हम एक ही चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और जब वो सिमिलर रिजल्ट्स देती है तो वो एक तरह का लॉ बन जाता है, एक तरह का टेक्निक बन जाता है. तो जो मैनेजमेंट है वो भी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से जो है वो अपने लॉज को प्रिपेयर करती है. आप नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर्स में जो है तब आप स्टडी करोगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल. तो हेनरी फ्यूल ने अपना जॉब करते हुए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने जॉब करते हुए ये चीज कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व की कि किस तरह से जो है वो वर्कर्स और ज्यादा काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, अपने एफर्ट्स को और ज्यादा मॉडिफाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं. तो मैनेजमेंट के भी जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन से ही बने हैं, जस्ट एज न्यूटन डिड. तो न्यूटन ने क्या किया था, वो चीजें ऊपर फेंक के देखते थे तो वो चीज, हर चीज जो है वो नीचे वापस आती थी, तो उससे हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया. तो इसी तरह से मैनेजमेंट में भी कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को रिवॉर्ड्स अनाउंस करते हैं कि अगर आप इस तरह से काम करोगे या ये वाला टारगेट अचीव करोगे तो रिवॉर्ड्स आपके तक पहुंचाए जाएंगे, तो वो डेफिनेटली अच्छा एफर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इट मींस कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन से ही मैनेजमेंट के लॉज को डिराइव किया गया. नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. तो साइंस के जो रूल्स हैं, जैसे मैंने न्यूटन की बात की, ऐसा नहीं है कि अगर आप अमेरिका में रह के एप्पल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे नहीं आएगा, और इंडिया में रह के एप्पल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा. ऐसा नहीं है. जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हर जगह एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. तो इसी तरह से जो मैनेजमेंट के रूल्स हैं ना, मैनेजमेंट के जो बेसिक ट्रुथ्स हैं, मैनेजमेंट के जो लॉज हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं. अगर आप अपने रूम का सिनेरियो देखते हो, अगर आप अपने रूम में जो चीजें हैं वो सेट करके नहीं रखते, मैनेज करके नहीं रखते, तो आप उसको भी यही कहते हो कि रूम इज मिसमैनेज्ड. और अगर आप बिजनेस सिनेरियो में देखते हो, प्रॉपर स्टाफ जो है वो अपने अपने ऑफिसेज में नहीं है या उनका सामान अपनी जगह पे नहीं है, तो वहां पे भी वर्ड यही यूज होता है कि मिसमैनेजमेंट है. तो मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स है ना, वो यूनिवर्सली ही अप्लाई होते हैं. द नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं दैट दिस इज द रीजन और उसका इफेक्ट ये है. जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसके सारे रीजन स्टडी किए गए कि ये कॉजेस थे और उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे जो है वो ये वाला इफेक्ट आ रहा है. इट मींस दैट पर्सन इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19. तो साइंस में हर चीज का रीजन और उसका इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है. मैनेजमेंट में भी यही चीज होती है, बट कुछ हद तक होती है, कंप्लीट नहीं होती. इन केस आपके बिजनेस का टारगेट जो है वो है 20% सेल्स इंक्रीज करना. अब वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए,
मेरे बिजनेस में वो रूल उसका रीजन ये हो सकता है कि प्रोडक्शन ही उतनी नहीं हो पाई और हम लोग मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाए और अल्टीमेटली सेल नहीं हुई। और आपके बिजनेस में ये हो सकता है कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो डिसऑनेस्ट थे, जिसकी वजह से वो मार्केटिंग कैंपेन में अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और आपका सेल्स जो है वो डिक्लाइन रह गया, आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो इट मीन्स फॉर द सेम सिनेरियो यू आर हैविंग डिफरेंट रीजंस। जबकि साइंस में ऐसा होता है कि आपके पास वेल डिफाइंड कॉजेज होते हैं और उसका वही रिजल्ट आपको मिलता है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो मैनेजमेंट एज अ साइंस जो है वो इमर्ज नहीं हो पाई है। द लास्ट वन फीचर ऑफ द साइंस इज वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। सो वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या चीज रहती है? साइंस के जो प्रिंसिपल्स है ना वो हर जगह वैलिड हैं, क्योंकि उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, तो वो हर सिनेरियो में सेम ही रिजल्ट देते हैं, तो इट मींस दीज आर वैलिड। और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है, अब आई नो कि मतलब मैं साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं इतना अमाउंट में ये एसिड मिक्स करूंगी तो उसका रिजल्ट यही रहेगा, वो पक्का है कि वो रिजल्ट वैसा ही रहेगा। तो प्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा ट्रू और एक्यूरेट लेवल पे हो पाती है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। सपोज करो मैं एज एन एम्प्लॉय जो है वो रिकॉग्निशन से ज्यादा मोटिवेट होती हूँ और आप एज एन एम्प्लॉय फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज्यादा मोटिवेट होते हो, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपके एम्प्लॉयज जो हैं उनको हम ये वाला ऑफर देंगे, ये वाला इंसेंटिव देंगे या इस तरह से हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो उनके एफर्ट्स के ऊपर या उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूव होगी। तो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा मैनेजमेंट में इनएक्यूरेट रहता है और सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती। रीजन बीइंग मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्सेज से भी डील करती है और सबसे बड़ा रिसोर्स जो जिससे मैनेजमेंट को डील करना पड़ता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, एंड ह्यूमन बीइंग एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। सो इस स्लाइड में हम लोग कंक्लूड फॉर्म में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस अगर हम देखा जाए तो फीचर जो साइंस का है जो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट की अपनी एक बॉडी है, मैनेजमेंट के ऑथर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने इनकी थेरीज डेवलप की हैं, लॉज डेवलप किए हैं, टेक्निक्स डेवलप की हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, तो इसका बॉडी ऑफ नॉलेज अपने आप में है। और जो पार्शियली प्रेजेंट फीचर है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं तभी आपके सामने ये जो आप चैप्टर पढ़ते हो या कॉन्सेप्ट सुनते हो कि एम्प्लॉइज को अगर आपने मोटिवेट करते रहना तो आपके पास उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, इंसेंटिव प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रीमियम प्लान्स होने चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करके पता लगा है कि एम्प्लॉइज इस चीज से मोटिवेट होते हैं। तो ये साइंस का जो फीचर है वो पार्शियली प्रेजेंट है। और ऐसा फीचर जो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग सेंस में रिजल्ट्स देते हैं और अलग अलग तरीके से हर जगह पे एम्प्लॉय होते हैं। अब जैसे पार्टनरशिप की बात करते हैं, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये स्टेट करता है देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन सबॉर्डिनेट। एक सबॉर्डिनेट पे एक ही बॉस होना चाहिए, अदरवाइज दोनों बॉसेस से जब आप यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करते हो देन यू विल हैव टू और मोर देन टू सुपीरियर्स। तो आप हर एक का कमांड जब सुनते हो तो आप ही कंफ्यूज होते हो, सबॉर्डिनेट ही कंफ्यूज होता है कि वो किनकी कमांड्स को, किनके डिसीजंस को सबसे पहले फॉलो करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है दैट इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, हमको हर जगह फॉलो करना चाहिए। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप में तो 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं। आप अकाउंटिंग में ये बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो पार्टनरशिप का, तो वहां पे 2 और 2 से ज्यादा लोग रहते हैं तो ऑब्वियस है 2 या 2 से ज्यादा लोग आपके सुपीरियर्स हैं और सबॉर्डिनेट्स को उनका जो है वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। सो इसी वजह से मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस मानी जाती है, सॉफ्ट साइंस मानी जाती है या बिहेवियरल साइंस मानी जाती है। बिहेवियरल साइंस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो अभी भी रेवोल्यूशनरी स्टेज में है, अभी भी धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन हो रहा है, वो अभी फाइनली बिल्डअप नहीं हुआ है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में इनिशियली मैनेजमेंट थी दैट वाज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट का अपना डिसिप्लिन आया, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग आया, रिसोर्सेज मैनेजमेंट अलग आया, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट अलग आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग आया। तो हर चीज की मैनेजमेंट जो है फिर बाइफरकेट कर दी गई और अपने अपने आप में वो एक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हो रहे हैं एंड स्टिल वो एक एवोल्यूशनरी स्टेज में है, अभी भी वो परफेक्ट साइंस नहीं बन पाई है। उसका रीजन यही है कि इसमें फंडामेंटल ट्रुथ्स नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, ह्यूमन बींग्स के साथ ये डील करती है और बिहेवियर जो है वो हर एक ह्यूमन बींग का दूसरे ह्यूमन बींग से अलग रहता है और सेम प्रिंसिपल आप अलग अलग ह्यूमन बींग्स को डील करने में नहीं लगा सकते। तो इट
also lacks the certainty about the results. Results similar नहीं रहते, सेम सिनेरियो में results similar नहीं रहते. जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पलीफाई किया कि if I do get motivated by the recognition programs and you will provide me the financial incentive, then you will not get the same result as you will get that you are motivated with the financial results. तो सर्टेनिटी जो है वो रिजल्ट्स की मैनेजमेंट में नहीं रहती, इसीलिए हम इसको बिहेवियरल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस कहते हैं. इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. नेक्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. देखो आर्ट क्या चीज रहती है? आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्किल्स एंड नॉलेज यू हैव. म्यूजिशियन इज एन आर्टिस्ट, पेंटर एज एन आर्टिस्ट, और हर एक पेंटर की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं. बेसिक नॉलेज जो है वो ड्राइंग्स की, पिक्चर ड्राइंग्स की वो अप्लाई करते हैं, उसमें वो अपनी स्किल्स को एड अप करते हैं, जिसकी वजह से वो हर एक आर्टिस्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होता है. मैनेजमेंट भी इसी तरह से अपने आप में एक आर्ट है. हम अपने आसपास के लीडर्स को देखते हैं, अपने नेशन लीडर्स को देखते हैं, हर एक का पब्लिक को मैनेज करने का तरीका जो है वो अलग था. अगर आप फ्रीडम मूवमेंट देखो तो फ्रीडम मूवमेंट में भी जितने भी लीडर्स हमारे सामने आए, जो फ्रीडम फाइटर सामने आए, सबका जो लीड करने का तरीका था पब्लिक को वो अलग अलग था, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड द नॉलेज यू हैव. और हर एक का जो स्किल सेट होता है वो दूसरे पर्सन से अलग होता है. इसीलिए मैनेजमेंट आर्ट ज्यादा मानी जाती है, बिकॉज इसमें भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है. एंड द वेरी फर्स्ट नेचर of the art that is present in the management is personalized skills. Art involves the personal skill. अब एक लीडर जो है वो थोड़ा अथॉरिटेटिव वे में डील करता है, दूसरा लीडर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक वे से डील करता है. इसका मतलब उनका अपना अपना स्किल सेट है. इट मीन्स द वे दे आर मैनेजिंग दैट इज नॉन एज एन आर्ट. नेक्स्ट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज. जिस तरह से हमने साइंस में स्टडी किया कि उसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है, इसी तरह से आर्ट का भी अपना एक बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे म्यूजिक में राग होते हैं, बट ये तो म्यूजिशियन को पता ना कि उसने कहाँ पे कौन सा राग अप्लाई करना है. इसी तरह से मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है जो हम अब स्टडी कर रहे हैं. अब आप एज अ मैनेजमेंट, एज अ लीडर इसको किस तरह से अपने वर्क प्लेस पे अप्लाई करते हो, किस तरह से अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स. तो इसी वजह से मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है. द नेक्स्ट फीचर इज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. सो मैनेजमेंट के ऑथर्स जो कहते हैं ना, उसका एक डेफिनेशन है मैरी पार्कर फॉलेट का, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. इट मींस इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. आपको एंड में डेस्टिनेशन आपको यही चाहिए कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज से काम करवा सको, जो आपने एम्प्लॉइज रखे हैं, या अपने टारगेट को अचीव कर सको. और हमने जब भी टारगेट अचीव करना है तो उसके साथ दो टर्म्स यूज की जाती है, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली. सो इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है आप टाइम पे अचीव कर रहे हो, और एफिशिएंट होने का मतलब ये होता है आप मिनिमम कॉस्ट में अचीव कर रहे हो. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. अब जैसे बच्चा ड्राइंग करता है, आप किड इज ड्राइंग, तो जैसे जैसे वो उसको प्रैक्टिस करेगा वो उसमें मार्शल होता जाएगा. इसी तरह से मैनेजमेंट भी एक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हो रहा है. आप जिस तरह से चीजों को मैनेज करना शुरू करते हो, प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आप उसमें मार्शल हो जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ इवेंट मैनेजर. तो फर्स्ट इवेंट में उससे कुछ लूप होल्स, ड्रॉबैक्स रह सकते हैं. जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उसका बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा इवेंट्स वो मल्टीपल ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा, उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा. That is why management is called as an art. And the very important feature of the art that is present in management and must be in while managing the people or the resources, that is creativity. So creative होना बहुत जरूरी है. आप अपने वर्क प्लेस पे एम्प्लॉइज को किस तरह से मैनेज करते हो, रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करते हो, कॉस्ट को किस तरह से कम रखने की कोशिश करते हो, एंड स्टिल यू आर गेटिंग द क्वालिटी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नॉन एज क्रिएटिविटी. और अलग अलग ह्यूमन बींग्स होते हैं, कुछ का बिहेवियर अलग होता है, कुछ का बिहेवियर अलग होता है, स्टिल हम उनसे अपना आउटपुट ले पाते हैं, दैट इज नॉन एज क्रिएटिविटी. तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टर्म्स में आर्ट के साथ मैच करता है, एंड इट इज ट्रूली नॉन एज एन आर्ट. साइंस की तरह ये एक इनएग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट इज ट्रूली एन आर्ट. सो नेक्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. तो प्रोफेशन वो चीज रहती है जिसमें आपके पास प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन होती है, एक डिग्री होती है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जो है वो अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है. उसके क्या रीजंस हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स. मैनेजमेंट एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे हेनरी फेल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया है, मैरी पार्कर फॉलेट ने कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है. तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इन द टर्म्स ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज इज इमर्जिंग.
फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ऐसा मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं है। ये फीचर अभी मैनेजमेंट में कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैनेजर्स, अगर आप देखोगे हर एक वर्क प्लेस में, हर एक सेक्टर में, बैंकिंग का मैनेजर, बैंक का जो मैनेजर है वो इंश्योरेंस के मैनेजर से उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कोड ऑफ कंडक्ट मैच नहीं करता। उसका रीजन ये है कि इसके लिए मैनेजमेंट की ट्यूटरिंग के लिए आप कह लो, एक हमारे पास प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग जो है उसका मॉड्यूल नहीं है। जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लॉयर को दी जाती है ट्रेनिंग, एमबीबीएस की जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलती है, उस तरह से मैनेजमेंट का जो है वो सेंटर नहीं है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस बार काउंसिल है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए है, बट मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो मेंबर्स के, मैनेजर्स के या मैनेजमेंट मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बना सके और एज अ प्रोफेशन उसको इमर्ज कर पाए। So the next point is code of conduct, the rules, regulations, the norms of honesty, integrity and the professional morality. ये सब चीजें जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में सिग्निफाई की जाती हैं। जैसे एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर जाता है, अपने नॉर्म्स ऑफ ऑनेस्टी से बाहर जाता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा लाइसेंस जो है वो मैनेजर को नहीं मिलता। ऐसा कोई भी सिनेरियो जो है वो इसमें नहीं है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मैनेजमेंट का ऑल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल नहीं है, जो इसको प्रोफेशन बनाने से रोकता है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन जो है इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बट उसको ज्यादातर सर्विस मोटिव में दिया जाता है। लॉयर जो है वो ज्यादातर केस सॉल्व करने में सर्विस करते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो हेल्थ को और ज्यादा बेटर करने में अपनी सर्विसेज जो है वो आपको देते हैं। तो प्रोफेशन वो चीज है जिसका एक सर्विस मोटिव रहता है। तो मैनेजमेंट जो है उसमें देखा जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर्स की रहती हैं, इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो इस फीचर के अकॉर्डिंग एज एन इमर्जिंग प्रोफेशन जो है वो काउंट किया जाता है। सो कंक्लूड करते हुए हम इसको स्टडी करते हैं कि क्या मैनेजमेंट ट्रूली एज अ प्रोफेशन इमर्ज हुआ है या नहीं, या बहुत सारी कमियां जो हैं वो अभी भी हैं। तो प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफार्लैंड, द मैनेजमेंट ऑथर, उन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया, स्पेशल एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जिनके बेसिस पे हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कॉल कर सकते हैं या नहीं। और वो एट्रीब्यूट्स हैं, द वेरी फर्स्ट विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो हमने स्टडी किया। मेथड्स भी हैं ट्रेनिंग के बट कुछ हद तक, और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक है, AIMA, और एक पर्सनल मैनेजमेंट का नेशनल लेवल पे एक और है। वी हैव ओनली 2 institutions फॉर दैट। इट मींस दीज फीचर्स आर पार्शली प्रेजेंट, नॉट द फुली प्रेजेंट, एंड द फीचर विच इज नॉट फुली प्रेजेंट दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये फीचर्स क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन, बट इट इज इन एवोल्यूशनरी स्टेज. So this was the nature of the management. Next, we will study the importance of management, the objectives of the management. So we have 3 kinds of objectives: organizational, social and personal objectives. तो organizational objectives में management as a group of persons काम करती है, जिसका मकसद जो है वो ये रहता है, ultimate goal ये रहता है कि उन्होंने profit earn करना है socially responsible होते हुए, ताकि वो market में survive भी कर सके, grow भी कर सके और profit भी earn कर सके to incur their cost, to manage the cost or expenditure of the business concern. सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास रहते हैं, हम सोसाइटी को बेनिफिट दे सके। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास रहते हैं रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज एंड द कम्युनिटी मेंबर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द सर्वाइवल, द नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज द ग्रोथ। तो सर्वाइवल में हम लोगों का एम रहता है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना, और हर एक मैनेजमेंट ये टारगेट रखती है कि अगर हम कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, अगर हम उनको रीजनेबल प्रोडक्ट्स पे प्रोवाइड करें और उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें, इट मींस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टारगेट ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट जो है उसके लिए अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ऑप्ट की जाती हैं। और प्रॉफिट का मतलब ये माना जाता है, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रॉफिट को लेके ये रहता है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, द इन्वेस्टर्स, आर इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल इन आवर बिजनेस, दे आर गेटिंग द फेयर रिटर्न, उनको उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। नाउ व्हाट इज रिटर्न?
अब जब आप बिजनेस बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो सेविंग अकाउंट्स पे, तो उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इंटरेस्ट इज नोन एज रिटर्न। तो इसी तरह से जब पब्लिक जो है, इन्वेस्टर्स जो है, वो अपनी शेयर कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इन आवर शेयर्स, तो उनको जो हम डिविडेंड देते हैं दैट डिविडेंड इज नोन एज रिटर्न। और मैनेजमेंट अपना ये ऑब्जेक्टिव रखती है कि ये जो रिटर्न है वो फेयर जाए और एक नॉमिनल अमाउंट में जाए। द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वी हैव इज द ग्रोथ। हियर वी फोकस ऑन द डिवर्सिफिकेशन एंड द एक्सपेंशन। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो तब बात आती है हम अपने ही ब्रांड के अंडर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल you have the products of the clothing and now you are entering into the market of the accessories also, that is diversification। और अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हो तो आप अपने ब्रांड का जो रिटेल आउटलेट है वो नंबर ऑफ सिटीज में ओपन कर रहे हो, दैट इज नॉन एज एक्सपेंशन। Next we have the objectives of the social objective to particularly serve the segment of the community and the societies। तो उसके लिए हम लोगों का सबसे पहला फोकस जो है वो यही रहता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो उनको सप्लाई कर पाए और इजीली अवेलेबिलिटी रहे। क्योंकि जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं ना रहता टाइम पे, तो वो डेफिनेटली आपके साथ जो है वो सेल परचेज की डीलिंग खत्म कर देता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव एक ये रहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे इजीली कस्टमर के पास अवेलेबल रहे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अवॉइडेंस, तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है हमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑप्ट नहीं करनी, गलत एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। फॉल्स एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको क्लेम कुछ और करते हैं, द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज समथिंग एल्स। तो ऐसी चीजें जो है वो अवॉइड करना भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट रहता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई एक बिजनेस सेटअप होता है या वो डाइवर्सिफाई करता है तो इट एम्स एट इंक्रीजिंग द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट वी हैव सोशल सर्विस। सोशल सर्विस के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है पिछले कुछ सालों से, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो उसको लीगलाइज भी कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया है लार्ज कंपनीज के लिए, मीडियम कंपनीज के लिए, इवन फॉर द स्मॉल कंपनीज जिनका टर्नओवर जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से अबव जाता है। तो उनके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर सेगमेंट और कंपल्सरी सेगमेंट बन गया, जिसमें हम लोग काम किस तरह के करते हैं, सोसाइटी का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर ग्रुप जिसके अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोगों ने काम करना है। ईदर यू आर प्रोवाइडिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट और एजुकेशन ऑफ द विमेन, ईदर यू आर प्रमोटिंग द गुड हाउसिंग सर्विसेज एट द स्लम एरियाज। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, चैरिटी के प्रोजेक्ट्स, डोनेशन के प्रोजेक्ट्स, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हैं, विच इज ऑल्सो कवर्ड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज द अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, जिसके लिए पोल्यूशन चेक्स आते हैं। हम लोग पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी जो है, अलग अलग जो हमारे पास डिवाइसेस रहते हैं हम वो इंस्टॉल करते हैं कि हमारी फैक्ट्री से जो चिमनीज हैं उनका जो पोल्यूशन है, जो स्मोक है वो आउटसाइड ना जाए और पब्लिक को हार्म ना करे। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ये जो है ये ज्यादातर कंपनी के एम्प्लॉइज से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें हम लोगों का सारा फोकस इसी के ऊपर रहता है कि हम लोग एम्प्लॉइज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकें, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरीज प्रोवाइड कर सकें, अच्छा पे स्केल दें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मैच करता हो। सपोज करो इन दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आजकल आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यू आर गेटिंग 100 rupees and you are paying 100 rupees and getting almost nothing, and you are getting a salary for the 30 days working just only rupees 500. It means you are not matching the standard of living. तो competitive salaries provide करना भी human objectives का part है, जिस पे मैनेजमेंट का एक फोकस रहता है। and the promotion of employees, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एम, रिकॉग्निशन एंड द इंसेंटिव प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, गुड एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एफिशिएंट परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम जो है वो इंसेंटिव प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और प्रोवाइड भी करते हैं एम्प्लॉइज को। द नेक्स्ट वन वी हैव द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें अकोमोडेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉइज को। सो दीज आर ऑल द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट वी आर
going to start the last topic of today's lecture, that is what is the importance of management, which is somewhat similar to the objectives of the management. Very first is it helps in achieving the group goal. So हमने पढ़ा था कि Massey has rightly called the management as a group of persons. तो वो एक cooperative group की तरह काम करता है. number of persons जो है वो हमारे पास रहते हैं जो एक group में काम करते हैं, और management का aim ये रहता है कि वो उस group of persons को उनके efforts को coordinate करके जो destinations है उसको अचीव कर पाए. नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट का जो पर्टिकुलर फोकस होता है वो इसी चीज के ऊपर रहता है कि किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, कोस्ट मिनिमम से मिनिमम है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, अल्टीमेटली एफिशिएंसी जो है वो प्रमोट होगी. द नेक्स्ट वन इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. जब हमने ऑब्जेक्टिव्स किए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, तो हमने स्टडी किया इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. अब जब आपके एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो, जल्दी से उसकी ट्रेनिंग हासिल करेंगे, डेवलप होंगे, अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोना हैविंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज द एम ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट गिव्स अस. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टडी किए, मैनेजमेंट का एम उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना रहता है. एंड द लास्ट वन वी हैव, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करते हुए मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में फोकस करती है. जस्ट ट्राई टू एनालाइज की, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये बिजनेस हाउसेस हमारे पास ना होते, सपोज वी आर नॉट हैविंग हिंदुस्तान यूनिलीवर विद अस, वी आर नॉट हैविंग प्रॉक्टर एंड गैम्बल विद अस, सो हमारा जो डेली रूटीन है, जब हम सुबह शुरू उठ के जो सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, जो सोप्स यूज करते हैं, जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, जो टूथब्रश यूज करते हैं, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, दे विल नॉट बी अवेलेबल विद अस इफ वी आर नॉट हैविंग द बिजनेस हाउसेस विद अस. इट मीन्स दे आर डेवलपिंग द लेवल ऑफ द सोसाइटी, दे आर इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द एप्पल. जो टेक्नोलॉजी आपको एप्पल में देखने को मिल रही है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रही है, वो आपका लेवल इंप्रूव कर रही है. दैट इज हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. So this is what the importance of management is. So I hope so आपको ये lecture जो है वो समझ में आया होगा. If you have any inquiry, you can interact with us through the YouTube channel. Please do subscribe our channel for the next lecture, that is Education World EW. Thank you.